नमस्कार दोस्तों, ये अपनी एनसीईआरटी की पॉलिटिकल की पाठ्य पुस्तक चल रही है। इसमें अपना है दूसरा पार्ट, ठीक है ना। तो ये पार्ट है ना, क्या नाम है, चुनाव क्यों, ये चुनावी राजनीति, ठीक है ना। ये पढ़ लिया अपन ने, चुनावी राजनीति, चुनाव क्यों, हरियाणा के विधानसभा चुनाव। इसके बाद में चुनावों की ज़रूरत क्यों है भाई, चुनावों की ज़रूरत क्यों, बात सही है। हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए चुनाव क्यों जरूरी है, पर गैर लोकतांत्रिक देशों के शासकों को भी चुनाव कराने की जरूरत क्यों पड़ती है। अब है चुनावों को लोकतांत्रिक मायने के आधार क्या हैं, ये पढ़ना है अपन को, ठीक। चुनावों को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है। चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। सो चुनाव लोकतांत्रिक हैं, इसे जांचने के हमारे लिए क्या पैमाने हैं। हमने अध्याय 1 में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी। हमने वहाँ अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। आइए वहाँ सीखे सबक को याद करें और लोकतांत्रिक चुनावों के लिए ज़रूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करें। पहला है, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी कि हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का समान मूल्य हो, ठीक है। दूसरा है, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। तीसरा है, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। चौथा, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पाँचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें। ये शर्त बहुत आसान और सरल लग सकती है, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहाँ के चुनावों में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनावों पर भी ये शर्तें लागू करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं, ठीक है। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है। ये प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएंगे। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छी चीज़ है। चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। इससे हर बस्ती हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैसले फैलने की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालीन राजनीति को पनपने नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। सही बात है। हमारा संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालीन रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है, तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना करियर बनाने की चिंता होती है। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना करियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपनी लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो पर उन्हें यह मालूम न हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की ज़रूरत या स्थानीय स्थितियों से मेल ही न बैठे। ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं।
एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है। ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा और ज़्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा और ज़्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा न करने वालों को दंड मिले। दोबारा देखते हैं। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना करियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बना रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम नहीं हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की ज़रूरत या स्थानीय स्थितियों से मेल ही न बैठे। ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा ज़्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं जिससे लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा न करने वालों को दंड मिले। ये सही है। इस प्रकार इसे पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है? इसका सीधा सादा सा जवाब है कि लोग करते हैं। चुनावी प्रतिद्वंद्विता का यही अर्थ है। नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ेगी। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो वे अगला चुनाव नहीं जीत सकते। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता पाने की इच्छा से ही आगे आई है तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी। कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा। ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबले से संभव है कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और इसके नेता लोगों की सेवा के लिए बाध्य होते हैं। मेरे पास योजना है, घोषणा है, वादे हैं। मेरे पास वोट है। ठीक, मेरे पास वोट है। सही है, बढ़िया कार्टून है। प्रॉमिस क्वेश्चन आया था यहाँ से। कार्टून मुझे यहाँ दिए दोनों कार्टूनों को ध्यान से देखें। प्रत्येक कार्टून क्या संदेश देता है, इसे अपने शब्दों में लिखें। अपनी कक्षा में चर्चा करें कि इनमें से कौन सा कार्टून आपके अपने इलाके की असलियत के करीब है। मतदाता और उम्मीदवार के संबंधों पर चुनाव का असर बताने वाला एक कार्टून खुद बनाएं। प्रॉमिस, ठीक, ये वादे हैं और ये वोटर प्रॉमिसों पर लाल टपका रहा है, यानी प्रॉमिस रूपी रोटी पटक रहा है। ठीक, क्या अधिकांश नेता अपने चुनावी वादे पूरा करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं। चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है? चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है? चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है? क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखें कि भारत में चुनाव किस तरह होते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं।
5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती है। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है। जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है। इसे आम चुनाव कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है। इसे आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है। जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है। इसे उपचुनाव कहते हैं। इस अध्याय में हम आम चुनाव पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। आम चुनाव पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। चुनाव क्षेत्र। चुनाव क्षेत्र। आपने पढ़ा है कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया। चुनाव क्षेत्र। आपने पढ़ा है कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया। संभव है कि आपने सोचा हो कि उन्होंने ऐसे कैसे किया होगा। क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है? शायद आपको भी मालूम होगा कि ऐसा नहीं होता। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधि की प्रणाली से काम करते हैं। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाला मतदाता अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाला। लोकसभा चुनाव के लिए देश की 543 कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? 543। ऑप्शन देगा वो 540, 543, 555, 550। 543। 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। 543। 5 4 3 उल्टा है ना? 5 4 3 कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की विशेषता है हर वोट का बराबर मूल्य। इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफ़ी हद तक एक समान हो। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा गया है, जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र है। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? सीट। क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हम जब कहते हैं कि लोक दल में हरियाणा की 60 सीटें जीते, इसका मतलब है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों से। इसलिए हम जब कहते हैं कि लोक दल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती, तो इसका मतलब है विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों से लोक दल के 60 लोग जीतकर राज्य विधानसभा में पहुंचे। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। इससे पहले ये मैप है। गुलबर्गा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमा और गुलबर्गा यानी कलाबुर्गी जिले की सीमा में अंतर क्यों है? अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का सही नक्शा बनाएं। गुलबर्गा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमा और गुलबर्गा यानी कलाबुर्गी जिले की सीमा में अंतर क्यों है? अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का ऐसा ही नक्शा बनाइए। गुलबर्गा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कितने क्षेत्र हैं? क्या आपके लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की इतनी ही सीटें हैं? गुलबर्गा कलाबुर्गी जिले की सीमा में अंतर क्यों है? अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का ऐसा ही नक्शा बनाएं। गुलबर्गा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कितने क्षेत्र हैं? क्या आपके लोकसभा क्षेत्र में भी विधानसभा की कितनी सीटें हैं? गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र।
गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र। 43 गुलबर्गा ग्रामीण SC, दक्षिणी 44, 45, 34 अफजलपुरा, 35 जवेरगी, चिंतापुरा, सेडम, गुरुमितिकल 39। 43, 44, 45 गुलबर्गा ग्रामीण और गुलबर्गा दक्षिण और गुलबर्गा। कर्नाटक का गुलबर्गा कलाबुर्गी जिला, गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र। कर्नाटक का गुलबर्गा कलाबुर्गी जिला। ठीक। अब है सीट। सीट किसे कहते हैं? सीट उसे कहते हैं, सीट कहा जाता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हम जब कहते हैं कि लोकसभा ने हरियाणा की 60 सीटें जीती है, तो इसका मतलब है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों से लोकदल के 60 लोग जीतकर राज्य विधानसभा में पहुंचे। ठीक है ना। अब पढ़ रहे हैं क्या? आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूहों के लोग लोकसभा और विधानसभा में पहुंच नहीं पाए। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास हो ही नहीं। संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ ही नहीं पहुंच पाएगी। इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमज़ोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। मतलब चुनावी मुकाबले में कुछ कमज़ोर समूह के लोग लोकसभा और विधानसभा में पहुंच नहीं पाए। कमज़ोर समूह के लोग है ना, और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित हैं, तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ सकते हैं। सभी लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। अभी लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित आ सकता है। 26 नवंबर 2019 की स्थिति है। अब वो ये पूछेगा कि ये बताइए लोकसभा में कितनी सीटें SC के लिए आरक्षित है? 84 और ST के लिए 47। ठीक है ना, 84, 47, 84, 47। यह सीटें पूरी आबादी में इन समूह के हिस्से के अनुपात में है। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती। कमजोर समूह के लिए आरक्षण की व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायतों, शहरी नगर पालिका और नगर निगमों, स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है, पर हम राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय
निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। अभी पूछ चुका है वो कि बताइए कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। 1/3, 1/4, 2/3, ऐसे ऑप्शन देगा वो, या फिर 50%, 1/3। पंचायतों की तरह क्या हम संसद और विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं कर सकते? पंचायतों की तरह क्या हम संसद और विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं कर सकते? उनमें नहीं है ये पंचायतों में है। सही बात है, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अनेक राज्यों में ग्रामीण यानी पंचायतों और शहरी नगर पालिका, नगर निगम, स्थानीय निकायों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है, पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। ये सीटें हैं भाई। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, कुल क्षेत्र 543, सामान्य 412, और अनुसूचित जाति 84, अनुसूचित जनजाति 47। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है भाई, बताइए कहाँ कितनी सीटें हैं। केंद्र शासित प्रदेश। ऊपर दिए नक्शे को देखिए और निम्नलिखित सवालों का जवाब दीजिए। आपके राज्य और इसके 2 पड़ोसी राज्यों में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? किन किन राज्यों में लोकसभा के 30 से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्र हैं? कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा क्यों है? कुछ निर्वाचन क्षेत्र इलाके के हिसाब से छोटे और कुछ बहुत बड़े क्यों है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र पूरे देश में बिखरे हैं या कुछ इलाकों में इनकी संख्या ज़्यादा है? ये सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में है 25, है ना। अरुणाचल प्रदेश में 2, आंध्र में 25, अरुणाचल में 2, असम में 14 है, बिहार में 40 है, छत्तीसगढ़ में 11 ही है ओनली, गोवा में 2 है, गुजरात में 26। लोकसभा सीटों की बात आ रही है। गुजरात में 26, हरियाणा में 10, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 14, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 14, कर्नाटक में 28, केरल 20, है ना, मध्य प्रदेश 29, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है 48, मध्य प्रदेश 29, महाराष्ट्र 48, मणिपुर 2, मेघालय 2, मिजोरम 1 है, नागालैंड में 1 है, ओडिशा में 21 है, ओडिशा 21, पंजाब 13, राजस्थान 25, नागालैंड में 1 है ना, ओडिशा में 21, पंजाब में 13, राजस्थान में 25, सिक्किम में 1, राजस्थान 25, तमिलनाडु में 39। तो ये क्या तमिलनाडु राजस्थान से बड़ा है? 39। तेलंगाना 17, त्रिपुरा 2, उत्तर प्रदेश 80, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 80। ये जनसंख्या के हिसाब से शायद। और उत्तराखंड 5, पश्चिम बंगाल 42, उत्तर प्रदेश 80, तमिलनाडु 39, राजस्थान 25, ओडिशा 21, मणिपुर मेघालय मिजोरम, मणिपुर मेघालय में 2-2, मिजोरम नागालैंड में 1-1, महाराष्ट्र में 48, मध्य प्रदेश में 29, केरल में 20, कर्नाटक में 28,
केरल में 20, कर्नाटक में 28, झारखंड में 14। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 1, चंडीगढ़ 1, दादर एवं नगर हवेली 1, दमन और दीप 1, दिल्ली 7, जम्मू कश्मीर 5, लद्दाख 1, लक्षद्वीप 1, पुडुचेरी 1। 1 है। जम्मू कश्मीर में 5 है, दिल्ली में 7 है, दमन द्वीप, नगर हवेली और दादर में, चंडीगढ़ एवं दादर में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 1 है, चंडीगढ़ में 1 है, दादरा एवं नगर हवेली में 1 है ना, दादरा एवं नगर हवेली में 1 है ओनली, है ना, और दमन द्वीप में 1 है, दिल्ली में 7 है। कोई यही पूछेगा बताइए तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं तमिलनाडु में, तेलंगाना में, त्रिपुरा में ओनली 2, उत्तर प्रदेश में 80, पश्चिम बंगाल में 42, महाराष्ट्र में 48, बिहार में 40, जब सामान्य 412 है, अनुसूचित जाति SC 84, ST 47, कुल 543। वो ऑप्शन में देगा 543, 550, 555, 552 और 500, 543। मतदाता सूची ठीक। मतदाता सूची मतदाता सूची एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है कौन नहीं। इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। अंतिम दिन तक के लिए लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं। एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। पहले हमने सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ा था। व्यवहार में इसका मतलब है कि हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक का मत समान मूल्य का होना चाहिए। जब तक ठोस कारण न हो किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो कोई कम या एकदम अशिक्षित, कोई बहुत दयालु है तो कोई नहीं, पर हर कोई इंसान तो है और अपनी ज़रूरतों और विचारों के अनुरूप, ये बात सही है, पर हर कोई इंसान तो है और अपनी ज़रूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है। इसलिए सभी को प्रभावशाली करने वाले निर्णयों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। 18 नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो हो उसे मत देने का अधिकार है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। किन को? अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, इसलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। जो लोग उस इलाके से बाहर चले जाते हैं या जिनकी मौत हो जाती है उनके नाम इस सूची से काट दिए जाते हैं। हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीकरण किया जाता है। ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताज़ा करने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से चुनावों में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है।
फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। पिछले कुछ वर्षों से सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है। फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है। वोट देने जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा न डाल दे। पर मतदान के लिए यह कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है। मतदान के लिए वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं। उम्मीदवारों का नामांकन। हमने ऊपर देखा कि लोकतांत्रिक चुनावों में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। यह तभी होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश न हो। हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है। जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है, मतदाता है। सिर्फ एक फ़र्क यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। उम्मीदवार बनने में भी अपराधियों वगैरह पर रोक है, लेकिन यह पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों में लागू होती है। अपराधियों वगैरह पर रोक है, लेकिन यह पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों में लागू होती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। पार्टी के मनोनयन को राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। टिकट कहते हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से यह घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली शुरू हुई है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरा देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरण देने होते हैं। दोबारा से ले लें। अपराधी वगैरह पर रोक है, लेकिन यह पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों में लागू होती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से यह घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली भी शुरू हुई है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरण देने होते हैं। उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा, उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, इन सूचियों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का मौका मिलता है। इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का मौका मिलता है। इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का मौका मिलता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या है? ये अलग है ना, इसको देखते हैं।
भारत की चुनाव प्रणाली की कुछ विशेषताएं और कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, इनके सही जोड़े बनाएं। चल बनाते हैं। ये सिद्धांत है, ये चुनाव प्रणाली की विशेषता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी को मताधिकार। कमजोर वर्ग को प्रतिनिधित्व, इसका मतलब है अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, खुली यानी कि सभी को पार्टी बनाने या चुनाव लड़ने की आज़ादी। एक मत एक मूल, यानी कि हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता, है ना। फिर इससे पहले ये है उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता। जब देश की सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षणिक योग्यता जरूरी है, तो विधायक या सांसद महत्वपूर्ण पदों के चुनाव के लिए किसी किस्म की शैक्षणिक योग्यता की जरूरत क्यों नहीं। वही ये बोल रहा है, जब देश की सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षणिक योग्यता जरूरी है, तो विधायक या सांसद महत्वपूर्ण पदों के चुनाव के लिए किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता की जरूरत क्यों नहीं होनी चाहिए। भाई सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं होते। ये है इसके, ये क्वेश्चन के बारे में ये तर्क है। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की योग्यता जरूरी है। इसी प्रकार विधायक या सांसद की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझें, उनके हितों का प्रतिनिधित्व करें। वे यह काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोज लेते हैं। वे यह काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोज लेते हैं। अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता हो भी तो यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता हो भी तो यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। कि वे शैक्षिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। हमारे देश में शैक्षिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा। इसका मतलब होगा देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार से वंचित करना। यहाँ से लेते हैं ना, अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता हो भी तो यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। हमारे देश में शैक्षिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा। इसका मतलब होगा कि देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार से वंचित करना। हाँ, ये है भाई मेन कारण, चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार से वंचित करना। जैसे यदि उम्मीदवारों के लिए BA BCom या BSc की स्नातक डिग्री को भी अनिवार्य किया गया तो 90% ज़्यादा नागरिक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे। सही बात है। उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने की जरूरत क्यों होती है? कहाँ पहुँचे, क्या समझे। अब है चुनाव अभियान, है ना, चुनाव अभियान। इससे पहले पीछे देख लेते हैं, कुछ रहेगा वो कथन कारण वाले क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। चलो भाई ये बताइए, ये सत्य है नहीं है, ये कह की कह व्याख्या कर रहा है या फिर कथन कारण की व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है। दोनों सत्य है, दोनों सत्य है, ये सत्य है या फिर वो सत्य, ऐसे आएगा। उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले सारे विवरण देने होते हैं। उम्मीदवार को उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति, उम्मीदवार को उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा, उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, ठीक है ना, खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा, उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता। नामांकन पत्र क्या है? चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है।
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली भी शुरू हुई है। टिकट क्या है? यह है वही सामान्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बिहार की निर्वाचक नामावली। शशिकांत कुमार, रामजीत प्रसाद यादव, गृह संख्या 1, उम्र 20, नजर खातून, मजहर आलम। मतदान केंद्र की संख्या का नाम उत्क्रमित मध्य विद्यालय सेमरा, चिंकटिया उत्तरी भाग। मतदान केंद्र का भवन व पता मुख्य ग्राम झिटकिया, टोला बहुहरी, डांगड़ झिटकाही, थाना लखोरा, राज्य सलका 001, पंचायत झिटकिया, अंचल मोनिहारी, प्रखंड मोतिहारी, अनुमंडल मोतिहारी सदर, जिला पूर्वी चंपारण, पिन कोड 845427। भाग में आने वाले प्रभावों की संख्या व नाम। ठीक, आगे चलते हैं। चुनाव अभियान। चुनाव अभियान। चुनाव अभियान। ठीक है। चुनाव अभियान। चुनावों का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन सी पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत जरूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच है चुनाव अभियान। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत ज़रूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है, 14 दिन का। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टी अपने समर्थकों को सक्रिय करती है। इसी अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहसें भी होती है। इसी अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहसें भी होती है। पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। चुनाव के राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के निर्देश के लिए आचार संहिता पर यहाँ एक कार्टून बनाएं। चुनावों में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के निर्देश के लिए आदर्श आचार संहिता पर यहाँ एक कार्टून बनाएं। आदर्श आचार संहिता पर यहाँ एक कार्टून बनाएं। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित करना चाहती है। वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती है और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहती है। आइए विभिन्न चुनावों में विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारों पर गौर करें। पहला है ना, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनावों में गरीब हटाओ का नारा दिया था। पार्टी ने वादा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश से गरीबी हटाएगी। ठीक है ना भाई, किसका नारा दिया था? गरीबी हटाओ का। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने, लोकसभा चुनावों में 1971।
1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों को समाप्त करने और नागरिक आज़ादी को बहाल करने का वायदा किया। लोकतंत्र बचाओ 1977 किसने? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को नारा दिया था। वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को नारा दिया था 1977 में। वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 1977 में जमीन जोतने वाले को नारा दिया था। चुनाव अभियान, ठीक है। चुनावों का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन सी पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत ज़रूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है। हमारे देश में है ना, चुनाव अभियान की बात पढ़ रहे हैं अपन। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। कितना? 2 सप्ताह, यानी कि 14 दिन। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टी अपने समर्थकों को सक्रिय करती है। इसी अवधि में अखबार और टीवी चैनल पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहसें भी होती है। पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीने पहले इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये कार्टून बनाना है, अब यहाँ से करते हैं। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित कराना चाहती है। वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती है और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहती है। आइए विभिन्न चुनावों में विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारों पर गौर करें, है ना। ये पढ़ लिया अपन ने। गरीबी हटाओ 1971 इंदिरा गांधी, और जयप्रकाश नारायण 1977 लोकतंत्र बचाओ। आ सकता है ये, बताओ लोकतंत्र बचाओ को नारा किसने दिया था? गरीब हटाओ वाला तो आ चुका है ना, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? यहाँ पर लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता पार्टी के किस नेता ने दिया था? जयप्रकाश नारायण। वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को नारा दिया था। जमीन जोतने वाले को 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में। ठीक है भाई, 1977 जमीन जोतने वाले को। हाँ, वामपंथी दलों पश्चिम बंगाल। 1983 आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। अब ये तो वो पूछेगा नहीं, वो पार्टी पूछ सकता है। तेलुगु देशम, ठीक है ना, तेलुगु देशम 1983। कौन सा नारा दिया? तेलुगु स्वाभिमान। किसने दिया? एन.टी. रामाराव ने। एन.टी. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। भाई बात समझ में? 1983 में। बताइए तेलुगु स्वाभिमान का नारा कहाँ दिया गया था? आंध्र प्रदेश में। किस पार्टी से? तेलुगु देशम पार्टी। किसने? एन.टी. रामाराव ने। कब? 1983 में। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आज़ाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है, पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले, इसके लिए कई बार खुद दखल देना जरूरी होता है। चुनाव के लिए कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। ये क्वेश्चन आ चुका है। उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। पिछले लोकसभा चुनावों आपके चुनाव क्षेत्र में चुनाव अभियान कैसा चला था? उम्मीदवारों और पार्टियों ने क्या क्या कहा और क्या क्या किया, इसकी सूची तैयार कीजिए। उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती।
उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना, उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना, प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना, है ना। उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, ये क्वेश्चन आया था। उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना, उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना, सरकारी संसाधनों का, उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, है ना। सही है। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करना। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख और विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करना। 25 लाख लोकसभा, 10 लाख विधानसभा। अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। इन कानूनों के अलावा हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आचार संहिता का भी स्वीकार किया है। आदर्श आचार संहिता का भी स्वीकार किया है। इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है। इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है। आदर्श आचार संहिता। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का उपयोग, इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है। और ये क्या है, उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का उपयोग, सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग, चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों की सुविधा देने वाले वायदे नहीं कर सकते। मतदान और मतगणना। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। क्या क्या नहीं कर सकते, यहाँ पर बताइए निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का उपयोग, ये नहीं कर सकते। सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग, ये नहीं कर सकते। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते। 10 लाख विधानसभा है, लोकसभा 25 लाख है। सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना वर्जित है। जाति या धर्म पर वोट लेना मना है ना। गैर कानून आचार संहिता का उल्लंघन है। घूस देने या धमकी देना। आगे चलते हैं, मतदान और मतगणना। चुनाव का आखिरी चरण है मतदाताओं द्वारा वोट देना। इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहते हैं। मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है। यह स्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल या किसी सरकारी इमारत में बना होता है। जब मतदाता मतदान केंद्र पर जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी उंगली पर एक काला निशान लगा देता है। उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं। सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाज़त होती है, जिससे कि वे देख सकें कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है। पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते थे। अब मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल होने लगा है। मशीन के ऊपर उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उसे चुनाव चिन्ह के आगे बने बटन को एक बार दबा भर देना होता है। के नाम को उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार को भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं।
कौन देता है निर्दलीय उम्मीदवार को? चुनाव अधिकारी। मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उसके चुनाव चिन्ह के आगे बने बटन को एक बार दबा भर देना होता है। मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील बंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। फिर एक तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती की जाती है। वहाँ सभी दलों के एजेंट रहते हैं जिससे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है। आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है। टीवी चैनल, रेडियो और अखबारों के लिए यह बहुत बड़ा अवसर होता है और वे इसकी खबरें पूरे विस्तार से देते हैं। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनाने जा रहा है। क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं? भारत में चुनाव करवाने पर बहुत ज़्यादा रकम खर्च होती है। जैसे 2014 में लोकसभा चुनाव पर ही सरकार ने करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च किए। 3500 करोड़ खर्च किए। हिसाब लगाए तो मतदाता सूची में दर्ज हर नाम पर 40 के करीब खर्च हुआ। हिसाब लगाएं तो मतदाता सूची में दर्ज हर नाम पर ₹40 के करीब खर्च हुआ। अच्छा, पार्टियों और उम्मीदवारों ने चुनाव में सरकार से भी ज़्यादा खर्च किया। सरकार से भी ज़्यादा। मोटे अनुमान के अनुसार सरकार, पार्टियों और उम्मीदवारों का कुल खर्च करीब 30,000 करोड़ हुआ होगा, अर्थात प्रति मतदाता करीब 500। तगड़ा काम है यार, 30,000 करोड़ रुपए 2014। कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव हमारी जनता पर, खासकर गरीब लोगों पर एक बोझ और मुल्क हर 5 साल पर चुनाव कराने का बोझ नहीं उठा सकता। आइए इस खर्च की तुलना कुछ अन्य खर्चों से करें। सन 2005 में सरकार ने फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बी खरीदने का फैसला किया। प्रत्येक पनडुब्बी की कीमत करीब 3,000 करोड़ थी। यहाँ तो 30,000 करोड़ खर्च कर दिया। 2005 सरकार ने फ्रांस से 6 परमाणु 2005 में सरकार ने फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बियाँ खरीदने का फैसला किया। प्रत्येक पनडुब्बी की कीमत करीब 3,000 करोड़ है। अच्छा, 2005 में दिल्ली में सन 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। अनुमानित इस पर 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च हुए। तो क्या चुनावों को महंगा माना जा सकता है? इस विषय पर अपनी राय बनाए और कक्षा में चर्चा। भाई महंगाई है और क्या। तीन 3,000 यानी पर पनडुब्बी 3,000 की। जब 18,000 की 6 पनडुब्बी आ गई भाई। और इधर 30,000 करोड़ रुपये खर्च कर दिया 2014 के चुनाव में। इस विषय पर अपनी राय बनाकर कक्षा में चर्चा करें। गुलबर्गा के चुनाव परिणाम। आइए एक बार फिर गुलबर्गा के उदाहरण पर गौर करें। सन 2014 में यहाँ कुल 8 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। यहाँ के मतदाताओं की संख्या 17.21 लाख थी। 8 उम्मीदवारों ने, इनमें से 9.98 लाख लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे 5.7 लाख वोट मिले। यह कुल पड़े मतों का 50.82% था, लेकिन बाकी किसी भी उम्मीदवार से ज़्यादा वोट पाने के कारण उन्हें गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र से सांसद निर्वाचित घोषित किया गया। 50.82। 17.21, 9.98, 5.07 लाख वोट मिले। यह कुल पड़े मतों का 50.82% था, लेकिन बाकी किसी भी उम्मीदवार से ज़्यादा वोट है ना। आगे चलते हैं। गुलबर्गा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 2014 का चुनाव परिणाम। उम्मीदवार
पार्टी, मिले वोट और वोटों का प्रतिशत। जब सेकंड नंबर पे ये है कौन सा 43, रेवा नायक वेलमंगी भारतीय जनता पार्टी 43 लाख 4,32,460 4,32,460 और 5,07,193 50.82 43.33। रेवनु नायक वेलमंगी भारतीय जनता पार्टी से और ये थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ये क्वेश्चन नहीं आएगा इनमें से, है ना। अपना मत डालने वाले मतदाताओं का प्रतिशत कितना था? क्या चुनाव जीतने के लिए जरूरी किसी व्यक्ति को डाले गए मतों में से आधे से अधिक मत मिले? 43 और 50। जब 43 तो गया, 50 बढ़ा, एक वोट की जीत हार हो जाती है भाई, है ना। कहाँ चल रहे थे अपन? अपन चल रहे थे यहाँ थे, है ना। चुनाव का आखिरी चरण है मतदाताओं द्वारा वोट देना। इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन के नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार को चुनाव अधिकार चुनाव चिन्ह, ये पढ़ चुके हैं वैसे अपन। मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्रों पर पार्टी या उम्मीदवार के एजेंट क्यों मौजूद होते हैं? इनमें से कौन सा काम आदर्श चुनाव संहिता को लगाना है, कौन सा नहीं? मतदान की तारीख से पहले मंत्री द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए नई रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना। निम्न में से कौन सा आदर्श चुनाव संहिता को लगाना है, कौन सा नहीं? ये क्वेश्चन आया था, ऐसे मिलता हुआ आया था। मतदान की तारीख से पहले मंत्री द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र से नई रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना आदर्श चुनाव संहिता का। जब भाई रेलगाड़ी को तो हरी झंडी तो दिखा सकता है वो, कि मंत्री है फिलहाल में। एक उम्मीदवार ने वायदा किया कि चुने जाने पर वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में नई रेलगाड़ी चलवाएगा, वादा तो कर सकता है भाई। एक उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा मतदाताओं को एक मंदिर में ले जाकर उनसे उसी उम्मीदवार को वोट देने की शपथ दिलाना, नहीं, ये नहीं कर सकता भाई। किसी उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा झुग्गी बस्ती में वोट के वायदे लेकर कंबल बांटना। किसी उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा, समर्थक कर सकते हैं, कंबल बांटना, समर्थक कर सकते हैं। जब ये नहीं कर सकता वो, एक उम्मीदवार के समर्थकों, जैसे कि कोई वोट लड़ने वाला जो वोट देने वालों को एक मंदिर में ले जाकर उनसे उसी उम्मीदवार को वोट देने की शपथ दिलाना, नहीं, ये नहीं है। आदर्श चुनाव संहिता की बात है। ये कर सकता है ना। रेलगाड़ी चलवाने का वादा कर सकता है, कंबल भी बांट सकता है, लेकिन ये शपथ नहीं दिला सकता, है ना। इसके बाद में भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है? भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है? ठीक है, भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है? हम चुनावों में गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं। अखबार और टीवी चैनलों की खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा रहती है और आरोप लगाए जाते हैं। अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है। मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की। मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की। शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की। अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की। मतदान के लिए चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना। ठीक है, इनमें से अनेक खबरें सही होती है। ऐसी खबरों को पढ़ने या टीवी पर देखते हुए हमें दुख होता है
पर सौभाग्य से ये गड़बड़ियाँ इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि चुनाव के उद्देश्य को ही नकार दें। उन्हें क्या क्या बात कर रहे हैं? मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की। दोबारा देख लें। मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की, अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की, मतदान के लिए चुनावी धांधली और मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना। इनमें से अनेक खबरें सही होती है। ऐसी खबरों को पढ़ने या टीवी पर देखते हुए हमें दुख होता है, पर सौभाग्य से ये गड़बड़ियाँ इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि चुनाव के उद्देश्य को ही नकार दें। इस परिप्रेक्ष्य में अगर एक एक करके सवाल उठाएं तो यह बात ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है? क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आइए इस सवाल के विभिन्न पहलुओं पर सावधानी से गौर करें। भाई ये डिजिटल में धांधली का ज़्यादा शक रहता है। भाई जिन्होंने वोट दिए उनके ही वोटों को बदल दिया हो या फिर बदला जाता हो, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान उनकी गारंटी कम होती है। ऑफलाइन हो तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वतंत्र चुनाव आयोग, चुनाव निष्पक्ष हुए या नहीं, इसे जांचने का एक सरल तरीका है यह देखना कि उनका संचालन कौन करता है। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र है या फिर सरकार या शासक पार्टी उन पर दबाव और प्रभाव बनाती है? नहीं बना सकती। चुनाव आयोग एकदम स्वतंत्र है। क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है? क्या वे इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं? हमारे देश के लिए इन सवालों का जवाब काफ़ी हद तक सकारात्मक है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र है और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। इसे न्यायपालिका की समान ही आज़ादी प्राप्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। अच्छा, अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद न हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद न हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे। अच्छा, निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है और उसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है, आदर्श चुनाव संहिता, और उसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। मतलब चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। आई बात समझ में? चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। पिछले करीब 2500 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग अपनी सारी शक्तियों का उपयोग
चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। चुनाव ड्यूटी पर, अब वो पूछ लेगा ये बताइए चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी किसके नियंत्रण में होते हैं, सरकार के में या फिर निर्वाचन आयोग के? निर्वाचन आयोग के। पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया है, साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है। अब यह आम बात हो गई है कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। अब यह आम बात हो गई है कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वे वहां फिर से मतदान का आदेश देते हैं। अक्सर शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश मानने होते हैं। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो ये संभव न था। सही बात है भाई, यानी कि अपना निर्वाचन आयोग मजबूत, स्वतंत्र, निष्पक्ष है, ये कह सकते हैं अपन। चुनाव आयोग के पास इतनी शक्ति क्यों है? क्या यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है? लोकतंत्र के लिए अच्छा है। लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर भी तो वो है ना, हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट से नीचे होता है चुनाव आयोग, ठीक। और भारत निर्वाचन आयोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए eci.gov देखें। आगे चलते हैं भैया। क्वेश्चन बढ़िया पूछा है यार इसने। क्या यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है? अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी। अगर लोग चुनाव आयोग ने, नहीं ऐसे नहीं है, उसका काम सिर्फ चुनाव ही करवाना है, उसकी शक्तियाँ सीमित होती है किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा। ऐसा नहीं करता वो। आगे चलते हैं। कहाँ पहुँचे, क्या समझे? चुनाव आयोग ने 14वीं लोकसभा के गठन की अधिसूचना जारी की। बिहार के चुनाव में मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य है। चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च पर नकेल कसी। चुनाव आयोग का एक और गुजरात दौरा, चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से अपराधी नेताओं पर रोक लगाने को कहा, ठीक है ना। उच्च न्यायालय ने, देख ले, चुनाव आयोग से अपराधी नेताओं पर रोक लगाने को कहा। हाई कोर्ट के नीचे होता है वो, और हाई कोर्ट संविधान से चलता है। चुनाव आयोग को हरियाणा के नए पुलिस प्रमुख की नियुक्ति स्वीकार। चुनाव आयोग ने 398 मतदान केंद्रों पर फिर से वोट डालने के आदेश दिए। राजनीतिक विज्ञापनों पर सेंसर का अधिकार हो। सेंसर सही है। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने की फिलहाल कोई योजना नहीं। चुनाव आयोग। इन सुर्खियों को ध्यान से पढ़ी और पहचानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग किन शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। अब आ रहा है भाई साहब चुनाव में लोगों की भागीदारी। चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और तरीका यह देखना है कि इसमें लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। अब हम इन लेखा चित्रों को पढ़िए और भारतीय चुनाव में लोगों को भागीदारी के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालिए। चुनाव में लोगों की भागीदारी। भारत और ब्रिटेन में मतदान का प्रतिशत
ब्रिटेन रेड है, भारत नीला है। भारत और ब्रिटेन में मतदान का प्रतिशत 1991 में अपने कम था प्रतिशत, है ना 56, है ना 56, फिर 58, 65, फिर 60, अपने यहाँ 66 है। और ब्रिटेन में 78 से ज़्यादा था, ज़्यादा से कम हुआ है 72, 72 से 59, फिर अब 66 गया है। यानी कि दोनों को 66 66 है वर्तमान में। भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमज़ोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। पश्चिम के लोकतंत्रों में स्थिति से उलट है। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफ़ी कम मतदान करते हैं। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग, हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफ़ी कम मतदान करते हैं। अच्छा, इसके बाद में भारत और अमेरिका में विभिन्न सामाजिक समूहों में मतदान प्रतिशत की तुलना। ऊंची, पिछड़ी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर सेम सही है 56, 58, 60, 61, है ना मतदान प्रतिशत। जबकि यहाँ अलग है, गोरे तो 60 कर रहे हैं, असफेद 56 कर रहे हैं और स्पेनिश 28 कर रहे हैं। ये इतने कम क्यों कर रहे हैं भाई? हैं? शायद इनको अधिकार कम दिए होंगे। भारत और अमेरिका में विभिन्न सामाजिक समूह मतदान प्रतिशत की तुलना। भारत और अमेरिका। भारत के आंकड़े राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 2004 और CSDS अमेरिकी आंकड़े नेशनल इलेक्शन स्टडी 2004, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। भारत के आंकड़े राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 2004 और CSDS अमेरिकी आंकड़े नेशनल इलेक्शन स्टडी 2004, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, वहाँ से लिए गए हैं ये आंकड़े। भारत में आम लोग चुनावों को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनावों के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीकों में उनके वोट का महत्व है। बात तो सही है। क्या आपको लगता है कि आपके वोट से फ़र्क पड़ता है? जब देख फ़र्क पड़ता है 67, फ़र्क नहीं पड़ता 18, पता नहीं। राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 2004 18% है, फ़र्क नहीं पड़ता, और पता नहीं वाले ही हैं 15%। तो साल दर साल चुनाव में संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। 2004 के चुनाव में एक तिहाई से ज़्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह की भागीदारी की। आधे से ज़्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नज़दीक बताया। प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था। कब की बात कर रहा है? 2004 की। एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था। भारत में चुनाव से संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग लेने वालों का प्रतिशत, किसी भी गतिविधि में, राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 2004 CSDS, किसी भी गतिविधि में 1996 में 8%, 1998 में 13%, 99 में 21 और 2004 भारत में चुनाव से संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग लेने वालों का प्रतिशत 1996 में 8 था, है ना, फिर 98 में 13, 99 एक साल में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई, 98 99 में 21, फिर 99 से 2000 32। इसके बाद में
खुद करें, खुद सीखें। अपने परिवार के जो सदस्य मतदाता हैं उनसे पूछें कि उन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में वोट दिया था या नहीं। अगर उन्होंने वोट नहीं दिया हो तो उनसे इसका कारण पूछिए। अगर उन्होंने मतदान किया हो तो उनसे पूछिए कि उन्होंने किस पार्टी और किस उम्मीदवार को वोट दिया और क्यों दिया। उनसे यह भी पूछिए कि क्या चुनावी सभा या रैली में शामिल होने जैसी किसी चुनावी गतिविधि में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। खुद करें, खुद सीखें। चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही हैं। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से न हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में ही जाते हैं। ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है। आमतौर पर हारने वाली पार्टियां गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करती। हारने वाली पार्टी। भारत में चुनावी नतीजे खुद ही काफ़ी कुछ कह देते हैं। भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहे हैं। शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर, बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें प्रत्येक 3 में से 2 में शासक पार्टियां हारी हैं। 3 में से 2 में से शासक पार्टियां हारी है। अमेरिका में मौजूदा चुनाव हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। अमेरिका में मौजूदा चुनाव हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता। भारत में निवर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हो या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका चुनाव हारना बहुत आम है। ठीक है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दे तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। ठीक। चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। सामाजिक समूह है ब्रिटेन और भारत। ठीक। अब क्या है, अब यह है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ। कितना बड़ा है पाठ, हो गया पाठ, ज़्यादा नहीं है, बस हो गया और क्या है ना भाई। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ। इन बातों से हम सरल से निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, सरल से निष्कर्ष पर कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष है। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता ही है। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू नहीं होती हो। कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीकों से जीते हो सकते हैं, पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है। पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में इस समय नियम के थोड़े बहुत अपवाद हैं। मतलब समझो कोई बात, सुन मेरी बात। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौती। इन चुनावों से हम इस सरल से निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष है। ठीक है। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता ही है। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू नहीं होती हो। कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीकों से जीते हो सकते हैं, पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है। पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में इस समय नियम के थोड़े बहुत अपवाद हैं और यही चीज़ भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है। पर जब आप थोड़े ज़्यादा गंभीर मसलों पर गौर करके कुछ सवाल उठाएंगे तो तस्वीर थोड़ी अलग लगेगी। क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीज़ें जानकर फैसले करते हैं? क्या मतदाताओं के पास सचमुच स्वस्थ विकल्प उपलब्ध होते हैं? क्या चुनाव मैदान सबको बराबरी का अवसर देता है? चुनाव मैदान, क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना भी कर सकता है? नहीं कर सकता भाई सामान्य नागरिक, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं, जो लड़ेगा कैसे? कल्पना भी कर सकता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस। यह कहने की क्या ज़रूरत थी कि हमने अपने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदारों को ही टिकट दिया है। अच्छा, कार्टून के माध्यम से समझा रहा है।
कल्पना भी कर सकता है। इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमाओं और चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। ये कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं। ज़्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगे, यह कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से ज़्यादा मजबूत रहती है। इस कार्टून में एक नेताजी को संवाददाता सम्मेलन से बाहर आते हुए दिखाया गया है और वे भाई भतीजावाद के पक्ष में बोल रहे हैं। क्या भाई भतीजावाद कुछ राज्यों और पार्टियों तक ही सीमित है? नहीं, काफ़ी जगह भाई। ठीक कार्टून पूछें। चुनाव अभियान शीर्षक वाला यह कार्टून लातीनी अमेरिका के संदर्भ में बना था। क्या यह भारत और अन्य लोकतांत्रिक देशों पर भी लागू होता है? होता है भाई। चुनावी अभियान शीर्षक वाला। नोर्लिकोन एल इकोनोमिस्ता केंगल कार्टूनिंग। कार्टून पूछे। क्या यह कार्टून वोट के पहले और बाद में मतदाता की सही स्थिति को दिखाता है? क्या किसी लोकतंत्र में ऐसा हमेशा ही होगा? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जब ऐसा नहीं हुआ हो? क्या यह कार्टून वोट के पहले और बाद में मतदाता की सही स्थिति को दिखाता है? क्या किसी लोकतंत्र में ऐसा हमेशा ही होगा? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जब ऐसा नहीं हुआ हो? टुडे, टुमारो। टुडे, टुमारो। आर के लक्ष्मण, द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या ये कार्टून वोट के पहले, है ना, वोट के पहले और बाद में मतदाता की सही स्थिति को दिखाता है? सही दिखा रहा है। क्या किसी लोकतंत्र में ऐसा हमेशा ही होगा? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जब ऐसा नहीं हुआ हो? हर साल में इन पर कुछ पाबंदी या फिर वोट वगैरह लेना चाहिए जनमत संग्रह का, या फिर उनको कुछ डेडलाइन देनी चाहिए कि इस समय में आपको ये करना होगा। ठीक है ना। और कुछ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, जैसे कि जो वायदा किया है उसको पूरा करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया तो फिर ये आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। जो योग्य है, कुछ ऐसा यहाँ पर ऐसे नियम होने चाहिए। ये नहीं कि भाई वोट पड़ने के बाद डायरेक्ट 5 साल बाद में ये जनता के पास जाए। आगे चलते हैं ना। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों को टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। अलग अलग पार्टियों कुछ एक परिवारों का जोर है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। सही है। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियों और व्यवहार कमोबेश एक से होते हैं। सही है। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानी उठानी पड़ती है। ये चुनौतियां भारत की ही नहीं है, कई स्थापित लोकतंत्रों की भी यही स्थिति है। लोकतंत्र में लोग आस्था रखते हैं, उनके लिए ये चीज़ें गहरी चिंता का विषय है। इनमें से कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में जरूरी बदलावों की मांग नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की तरफ से होती रही है। क्या आप कुछ चुनाव सुधार सुझा सकते हैं? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आम नागरिक क्या कर सकता है? ठीक है ना। कहाँ पहुँचे क्या समझे।
ये भारतीय चुनाव के बारे में कुछ तथ्य है, इनमें से प्रत्येक पर टिप्पणी करके ये बताइए कि ये चीज़ें हमारी चुनाव प्रणाली की शक्ति को बढ़ाती है या कमजोरी को। 16वीं लोकसभा महिला सदस्यों की संख्या 12% ही है। कमजोरी। चुनाव कब हो इस बारे में अक्सर चुनाव आयोग सरकार की नहीं सुनता। चुनाव कब हो इसके बारे में अक्सर चुनाव आयोग सरकार की नहीं सुनता, ये मजबूती है। 16वीं लोकसभा में 440 से अधिक सदस्यों की संपत्ति 1 करोड़ से भी अधिक है। संपत्ति 16वीं लोकसभा 440 से अधिक सदस्यों की संपत्ति 1 करोड़ से भी अधिक है, यानी कि पर 1 करोड़ पर कैंडिडेट। ये तो कमजोरी है भाई। ये जनता के खून पसीने की कमाई तो है ये थोड़ी है इनकी कोई लॉटरी लगी है। चुनाव हारने के बाद एक मुख्यमंत्री ने कहा मुझे जनादेश मंजूर है, ये मजबूती है। ठीक, शायद हाँ ये पाठ हो चुका है। चुनावी धांधली। चुनाव में अपनी वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टी द्वारा की जाने वाली गड़बड़ या फरेब। इसमें कुछ ही लोग द्वारा काफ़ी लोगों के ढोल। चुनावी धांधली। चुनाव में अपनी वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टी द्वारा की जाने वाली गड़बड़ या फरेब। फरेब फरेब। इसमें कुछ ही लोगों द्वारा काफ़ी सारे लोगों के वोट डाल देना, एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग लोगों के नाम पर वोट डालना और मतदान अधिकारियों को डरा धमकाकर या रिश्वत देकर अपने उम्मीदवार के पक्ष में काम करवाना जैसी बातें शामिल है चुनावी धांधली में। ये सम्मिलित है। निर्वाचन क्षेत्र। एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। निर्वाचन क्षेत्र। एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। आचार संहिता। चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश। निर्वाचन क्षेत्र। एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं वह है निर्वाचन क्षेत्र। चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे और दिशा निर्देश। चुनावी धांधली। निर्वाचन क्षेत्र। आचार संहिता। आचार संहिता क्या है? चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे और कानून या दिशा निर्देश। ठीक। निर्वाचन क्षेत्र क्या है? चुनावी धांधली क्या है? आगे चलते हैं। चुनाव क्यों होते हैं इस बारे में इनमें से कौन सा वाक्य ठीक नहीं है? गलत बताना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं। चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं। हाँ सही है। लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं, ये भी सही है। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियाँ बना सकते हैं। लोग चुनाव में अपनी पसंद की नीतियाँ, ये दोनों तो सही है, क और ख। न्यायपालिका का थोड़ी, उसका देगा चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं, सही है। जब ये सही नहीं है ना, हाँ, न्यायपालिका को हटा दिया जाए ना तो ये सही है। लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियाँ बना सकते हैं। नीतियों में क्या है? जनता के पास पावर है। भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, यह बताने के लिए इनमें कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता। जब देख भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, यह बताने के लिए कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता। जब भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, ये कोई कारण नहीं देता है ना। सही कारण नहीं देता। भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र हर व्यक्ति मतदाता है, ये सही है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती है, ये भी सही है, काफ़ी शक्तिशाली है। ये है ना, ये नहीं है भाई। ज़्यादा से क्या है? नियम तो नियम है। निम्नलिखित में से मेल ढूंढें।
समय समय पर मतदाता सूची का नवीकरण आवश्यक है, ताकि संभव है कि कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए हों या उन्होंने पिछले चुनाव में मतदान किया था। हाँ, यही है। ठीक। कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ताकि हर उम्मीदवार को चुनाव में लड़ने का समान अवसर मिले। सही है। प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है, ताकि हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर मिले। ये भी सही है। सत्ताधारी दल को सरकारी वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं, क्योंकि समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। मतलब नहीं, क्योंकि समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। इसका कौन सा आएगा? समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। यही होगा, इसमें एक ही होगा। और देख लेना भैया। इस अध्याय में वर्णित चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों की सूची बनाएं और उन्हें चुनाव में सबसे पहले किए जाने वाले काम से लेकर आखिर तक के क्रम में सजाएं। आ गया ना? क्रमबद्ध कीजिए, आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए, यहाँ पर व्यवस्थित कीजिए। चुनाव घोषणा पत्र जारी करना है ना, वोटों की गिनती, मतदान सूची बनाना, चुनाव अभियान, चुनाव नतीजे की घोषणा, मतदान, पुनर्मतदान के आदेश, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा, नामांकन दाखिल करना। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य का एक राज्य विधानसभा के क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली अधिकारी है। चुनाव के इन चरणों में उसे किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? चुनाव प्रचार, मतदान के लिए, मतगणना के लिए। सूर्य का एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली अधिकारी है। चुनाव के इन चरणों में उसे किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? जब चुनाव प्रचार पर है ना, मतदान के दिन, मतगणना के दिन, तीनों सही है। डिटेल में बताना है। नीचे दी गई तालिका बताती है कि अमेरिकी कांग्रेस के चुनावों के विजयी उम्मीदवारों में अमेरिकी समाज के विभिन्न समुदाय के सदस्यों का क्या अनुपात था। ये किस अनुपात में जीते, इसकी तुलना अमेरिकी समाज में इन समुदायों की आबादी के अनुपात से कीजिए। इसके आधार पर क्या आप अमेरिकी संसद के चुनाव में आरक्षण का सुझाव देंगे? अगर हाँ तो क्यों और किस समुदाय के लिए? अगर नहीं तो क्यों? समुदाय का प्रतिनिधित्व प्रतिशत में, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में, अमेरिकी समाज में। श्वेत 13, हिस्पैनिक 5, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 13, 86। क्या हम इस अध्याय में दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इनमें से सभी पर अपनी राय के पक्ष में 2 तथ्य प्रस्तुत कीजिए। भारत के चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं है। नहीं, अधिकार है। हमारे देश के चुनाव में लोगों की ज़बरदस्त भागीदारी होती है। हाँ, होती है। सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होता है। कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अपने चुनावों को पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने जरूरी है। चिन्नप्पा को दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करने के जुर्म में सजा मिली थी। सतवीर को छुआछूत मारने का दोषी माना गया। दोनों को अदालत ने चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी। क्या यह फैसला लोकतांत्रिक चुनावों के बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ जाता है? पत्नी को परेशान करने के जुर्म में और छुआछूत मारने का दोषी माना गया। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। नहीं जाता। अब वही वो पत्नी को भी कई साथ में भेदभाव कर रहा है, तो वो जनता के साथ में कितना भेदभाव करेगा। और जो अभी जनता के साथ में छुआछूत करता है, तो वो जीत जाने के बाद में क्या करेगा? ऐसी नीतियाँ बनाएगा। हाँ, सही फैसला है। यह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चुनावी गड़बड़ियों की कुछ रिपोर्ट दी गई है। क्या ये देश अपने यहाँ के चुनावों में सुधार के लिए भारत में कुछ बातें सीख सकते हैं? प्रत्येक मामले में आप क्या सुझाव देंगे?
नाइजीरिया के एक चुनाव में मतगणना अधिकारी ने जानबूझकर एक उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या बढ़ा दी और उसे जीता हुआ घोषित कर दिया। बाद में अदालत ने पाया कि दूसरे उम्मीदवार को मिले 5 लाख वोटों को उस उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज कर लिया गया था। बाद में अदालत ने पाया कि दूसरे उम्मीदवार को मिले 5 लाख वोटों को उस उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज कर लिया गया था। फिजी में चुनाव से ठीक पहले एक पर्चा बांटा गया जिसमें धमकी दी गई कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी के पक्ष में वोट दिया गया तो खून खराब हो जाएगा। यह धमकी भारतीय मूल के मतदाताओं को दी गई थी। अमेरिका के हर प्रांत में मतदान, मतगणना और चुनाव संचालन की अपनी अपनी प्रणालियां हैं। सन 2000 के चुनाव में फ्लोरिडा प्रांत के अधिकारियों ने जॉर्ज बुश के पक्ष में अनेक विवादास्पद फैसले लिए, पर उनके फैसले को कोई भी नहीं बदल सका। भारत में चुनावी गड़बड़ियों से संबंधित कुछ रिपोर्टें यहाँ दी गई है। प्रत्येक मामले में समस्या की पहचान कीजिए, उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। भारत में चुनाव गड़बड़ियों से संबंधित कुछ रिपोर्ट यहाँ दी गई। प्रत्येक मामले में समस्याओं की पहचान कीजिए, उन्हें दूर के लिए क्या किया जा सकता है। भारत में चुनावी गड़बड़ियों से संबंधित कुछ रिपोर्टें यहाँ दी गई है। प्रत्येक मामले में समस्या की पहचान कीजिए, उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। अमेरिका में हर प्रांत में मतदान, मतगणना, चुनाव संचालन की अपनी प्रणालियां हैं। सन 2000 के चुनाव में फ्लोरिडा प्रांत में दोबारा सुने। भारत में चुनावी गड़बड़ियों से संबंधित कुछ रिपोर्टें यहाँ दी गई है। प्रत्येक मामले में समस्या की पहचान कीजिए, उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। चुनाव की घोषणा होते ही मंत्री महोदय ने बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की, है ना भाई। फिर विपक्षी दलों का आरोप था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर उनके बयानों और चुनाव अभियान को उचित जगह नहीं मिली। ये बात तो सही है भाई। चुनाव आयोग की जांच से एक राज्य की मतदाता सूची में 20 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम मिले। एक राजनीतिक दल के गुंडे बंदूकों के साथ घूम रहे थे, दूसरी पार्टी के लोगों को मतदान में भाग लेने से रोक रहे थे और दूसरी पार्टी की चुनावी सभाओं पर हमले कर रहे थे। जब यह अध्याय पढ़ाया जा रहा था तो रमेश कक्षा में नहीं आ पाया। अगले दिन कक्षा में आने के बाद उसने अपने पिताजी से सुनी बातों को दोहराया। क्या आप रमेश को बता सकते हैं कि उसके इन बयानों में क्या गड़बड़ी है। औरतें उसी तरह वोट देती है जैसा पुरुष, उनसे कहते हैं, इसलिए उनको मताधिकार देने का कोई मतलब नहीं। नहीं, अलग वोट अलग महत्व है हर एक वोट का, है ना। औरतें उसी तरह वोट देती है जैसा पुरुष, उनसे कहते हैं, इसलिए उनको मताधिकार देने का कोई मतलब नहीं है। ये बात तो कुछ सही है भाई। लेकिन वो अपनी इच्छा से भी दे सकती है। पार्टी पॉलिटिक्स से समाज में तनाव पैदा होता है। चुनाव में सबकी सहमति वाला फैसला होना चाहिए, प्रतिद्वंद्विता नहीं होनी चाहिए। सिर्फ स्नातकों को ही चुनाव लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। इसके बारे में पहले व्याख्या आ चुकी है, काफ़ी लोग बाहर हो जाएंगे फिर। राज्य विधानसभा में चुनाव अभी किसी न किसी राज्य में हर वर्ष होते ही रहते हैं। तुम्हारी पढ़ाई के इस वर्ष में जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं उससे संबंधित सूचना इकट्ठा करो। सूचना जमा करते हो उन्हें 3 हिस्सों में बांटते चलो। चुनाव के पहले क्या क्या मुख्य घटना हुई, राजनीतिक दलों का मुख्य एजेंडा, लोगों की मांगों के बारे में सूचना, चुनाव आयोग की भूमिका। चुनाव के पहले क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई, राजनीतिक दलों का मुख्य एजेंडा, लोगों की मांगों के बारे में सूचनाएं, चुनाव आयोग की भूमिका। मतदान और मतगणना के दिन क्या मुख्य घटनाएं थी, चुनाव में भाग लेने वालों का प्रतिशत क्या था, क्या चुनावी गड़बड़ी भी हुई या पुनर्मतदान हुए, किस तरह की भविष्यवाणी की गई थी, चुनाव के बाद क्या हुआ, चुनाव जीतने या हारने वाली पार्टी ने क्या दावे किए, कौन पार्टी सफल हुई, मुख्यमंत्री का चुनाव किस प्रकार हुआ। यह है निर्वाचन साक्षरता क्लब, संदर्भ मार्गदर्शक कक्षा 9 के लिए। निर्वाचन साक्षरता क्लब, संदर्भ मार्गदर्शिका कक्षा 9 के लिए।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिज्ञा। ये क्वेश्चन आ चुका है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपके विद्यालय में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे, एनवीडी कैसे मनाया? आपके विद्यालय में 25 जनवरी को, ये आ गया ना ये। बताइए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 27 जनवरी, 14 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे, एनवीडी। क्या आपने एनवीडी प्रतिज्ञा ली? आपके विद्यालय ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस कैसे मनाया? क्या आपने एनवीडी प्रतिज्ञा ली? एनवीडी मतलब यहाँ पर एनवीडी फुल फॉर्म है नेशनल वोटर्स डे। 25 जनवरी है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी। क्या आपके विद्यालय में निर्वाचन साक्षरता क्लब, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, ईएलसी काम कर रहा है? भारत निर्वाचन आयोग के सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रिकल पार्टिफिकेशन, SBEEP कार्यक्रम के बारे में जानकारी के लिए देखें। यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म आ सकती है। SBPP क्या है? SBEEP क्या है? SBEEP जब सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिफिकेशन, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रिकल पार्टिफिकेशन। ये क्वेश्चन आ चुका है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? और एक लाइन इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी की, वो कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। ठीक, ये पार्ट था भैया, ये भारतीय निर्वाचन आयोग 26 जनवरी का है। ठीक, ये वीडियोग्राफ लग रहा है इधर। मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी। 2016 में 67वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राजपथ से गुजरी थी भारतीय निर्वाचन आयोग की झांकी। 2016 में 67वें, ये पार्ट था भैया। अश्वेत, हिस्पैनिक श्वेत, निर्वाचन क्षेत्र, आचार संहिता, चुनावी धांधली, कार्टून भूजें। यह कहने की क्या जरूरत थी कि हमने अपने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदारों को ही टिकट दिया है। फर्क पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं। भारत और अमेरिका में विभिन्न सामाजिक समूह में मतदान प्रतिशत की तुलना।
ठीक। स्वतंत्र चुनाव आयोग। भारत में चुनाव आयोग। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है? अपना मत डालने वाले मतदाता का प्रतिशत कितना था? क्या चुनाव जीतने के लिए जरूरी है किसी व्यक्ति को डाले गए मतों में आधे से अधिक मत मिले? देखिए, नोटा का ही मिल गया 9,888 वोट तो 99। मतदान और मतगणना। क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं? गरीबी हटाओ 1971 इंदिरा गांधी, 1977 लोकतंत्र बचाओ जयप्रकाश नारायण जनता पार्टी और जमीन जोतने वालों को वामपंथी दलों ने 1977 में हुई पश्चिम बंगाल और 1983 आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया। किसने दिया? एन.टी. रामाराव ने। 1983 के आंध्र प्रदेश के 77 और ये है 77 है ना। जमीन जोतने वालों को पश्चिम बंगाल 1977 एन.टी. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया। ठीक। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व, खुली राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, एक मत एक मूल, उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, निर्वाचन नामावली, उम्मीदवारों का नामांकन, मतदाता सूची। ये आ सकता है यहाँ से भाई, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख है ना, उड़ीसा, कर्नाटक 20, गुजरात 26, राजस्थान 25, अरुणाचल 2, आंध्र प्रदेश 25, 40 बिहार है, बिहार की 40 है भाई। ओडिशा 21, राजस्थान 25, तमिलनाडु 39, उत्तर प्रदेश 80 है, पश्चिम बंगाल 42। एक तिहाई आरक्षण दिए गए हैं, ठीक है ना, पंचायतों में। 84 सीटें अनुसूचित जातियों और 47 अनुसूचित जनजातियों। गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र, कर्नाटक का गुलबर्गा, कलाबुर्गी जिला। चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है? मेरे पास योजना है, घोषणा है, वादे हैं, मेरे पास वोट है। पार्टी पॉलिटिक्स, निर्वाचन क्षेत्रों। चुनाव को लोकतंत्र मानने का आधार क्या है? क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है? चुनावों की जरूरत क्यों? ये हरियाणा के बारे में 8 से 11, 90 सीटों में से 60 सीटें अकेले लोकदल को। चुनावी राजनीति। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।